देखिए इसके पहले हम लोग पढ़े थे मौलिक अधिकार, क्या पढ़े थे? मौलिक अधिकार नहीं, भाग 3 में, किसमें बाबू? भाग 3 में अनुच्छेद कितना है? 1235, क्योंकि 5 से 11 जो है वो नागरिकता है। ये तो बात क्लियर है नहीं? तो 5 से 11 जब नागरिकता हो गई तो 11 का तो हटा लो, तो 12 से 35, तो 12 से जो 35 हम लोग पढ़े थे वो पढ़े थे मौलिक अधिकार ना। और ये अधिकार लिया कहां से गया था? अमेरिका से लिया गया है ना। कहां से लिया गया है? अमेरिका से। इतना हम लोग मतलब जान गए ना। देखिए तो जब आप लोग को मौलिक अधिकार मिला होगा, मतलब संविधान ने आपको मौलिक अधिकार दिया कि देखिए आपका ये मौलिक अधिकार है, तो कुछ बाबू क्या होगा कि नीति भी जारी हुआ होगा, नहीं कि इस नीति के तहत कोई भी चीज क्या होता है बेनियम के नहीं चलता, और संविधान हमारा नियम ही है। संविधान क्या है? नियम ही है। तो कुछ नीति भी मिला होगा ना, कि जिसे हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? नीति निर्देशक तत्व बोलते हैं। मतलब कुछ निर्देश दिया गया होगा कि आपको काम भाई इस अनुसार करना है, इस नियम के अनुसार करना है ना। समझे ना बात? तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे नीति निर्देशक तत्व, क्या पढ़ेंगे? नीति निर्देशक तत्व ना। अब देखो बाबू, हम जानते हैं कि हमारे संविधान में क्या हुआ है कि बहुत सारे आर्टिकल्स विदेशों से लिए गए हैं, फॉरेन से लिए गए हैं ना। तो देखिए जाहिर सी बात है कि कोई भी आप टॉपिक पढ़ते हो संविधान का, तो ये ध्यान रखना कि ये लिया कहां से गया है, और ये किस अनुच्छेद का विषय है, नहीं किस भाग का विषय है, ये सारे चीज आपको ध्यान रखना होगा। तो आप कभी घबराइएगा नहीं तो नीति निर्देशक तत्व में मौलिक अधिकार वाला अनुच्छेद मार दीजिएगा। जबकि आपको मालूम है कि मौलिक अधिकार कितना है भाई? तो 12 से 35 है, 36 तो होगा नहीं ना, 36 तो होगा नहीं, पता ना। तो देखिए ये जो नीति निर्देशक तत्व है ना, मतलब सिद्धांत है, तत्व कहो सिद्धांत कहो जो भी कहो ना, ये जो है ये भाग 4 का विषय है। किसका विषय है? तो ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है नहीं कि नीति निर्देशक तत्व या सिद्धांत किस भाग का विषय है? तो भाग 4 का विषय है ना। जैसे मौलिक अधिकार किसका विषय है? तो भाग 3 का विषय है, बात ना। नागरिकता किसका विषय है? तो भाग 2 का विषय है। ये सारी चीज आपको ध्यान रखना होगा। ये कहां से लिया गया है? अब बात आती है कि भाग 4 का विषय है, तो हमारे संविधान में बतना कौन से आर्टिकल है ये? तो आर्टिकल क्या है? 36 से 51 है। 36 से 51 एकदम देखो खूब बढ़िया है। 5 से 11 क्या है? नागरिकता है नहीं। तो 12 से क्या होगा? 35 क्या होगा? मौलिक अधिकार होगा नहीं। और बाबू 36 से 51 क्या है? नीति निर्देशक तत्व है। तो इतना ये मस्ट हुआ, क्योंकि देखो ये सारे क्वेश्चन है, कहीं से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है ना। अब हम देखते हैं बाबू क्या कि इतना होगा कि भाग 4 से लिया गया, और क्या है बाबू 36 से 51 का विषय है, अनुच्छेद में है ये वर्णित, पता ना। अब देखते हैं स्रोत क्या है इसका? आयरलैंड से लिया है। कहां से लिया है ये? या आयरिश से। कहां से? या आयरलैंड को ही आयरिश भी कहा जाता है। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। अब देखिए अब बाबू क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, प्रवृत्ति कैसा है, ये क्या चीज है, नहीं ये किस तरह की नीतियां बनाता है, ये सारी चीज देखिए। प्रवृत्ति में क्या है इसका? ये न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, मतलब ये न्यायालय में अपरिवर्तनीय है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। क्योंकि बाबू ये क्या होता है? जनता द्वारा इसका मूल्यांकन होता है। किसका मूल्यांकन? इसका मूल्यांकन किसके द्वारा होता है? जनता के द्वारा होता है। इसलिए न्यायालय में ये परिवर्तनीय नहीं है। पूछिएगा कि जनता द्वारा मूल्यांकन किसका होता है? तो नीति निर्देशक सिद्धांत का मूल्यांकन जनता के द्वारा होता है, ठीक ना। कोई दिक्कत? चलिए नोट कर लीजिए लोग, यहाँ लिख लीजिए लोग इसका मूल्यांकन जनता द्वारा होता है। जहाँ परिवर्तन नहीं लिखे हैं उसमें नोट कर लीजिए लोग कि इसका मूल्यांकन किसके द्वारा होता है? जनता के द्वारा होता है ना। चलिए लिख लिया आप लोग, मूल्यांकन जनता के द्वारा होता है, ठीक ना। अब देखो इसे केवल नैतिक शक्ति ही प्राप्त है। कैसी शक्ति प्राप्त है? नैतिक शक्ति। जो नैतिकता है वो सारे शक्ति इसको प्राप्त है। किसको? अब नीति निर्देशक तत्व को ना। चलिए उपयोग इसका कौन करता है? तो राज्य करता है। ये केवल राज्य के उपयोग के लिए बनाया गया है। किसके उपयोग के लिए बनाया गया है? इसका उपयोग कौन करता है? राज्य करता है। तो पूछेगा कि नीति निर्देशक सिद्धांत है, इसका उपयोग कौन करता है? तो क्या बताइएगा लोग? राज्य करता है। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। देखिए अब देखिए प्राकृतिक कैसा है? ये हमेशा सही नियम है बाबू, तो सकारात्मक ही होगा। नकारात्मक नियम होते हैं क्या? नियम है तो क्या होगा बाबू? इसे प्रकृति कैसा है? सकारात्मक है, मतलब सही है, पॉजिटिव सोचता है, बात ना। कैसा सोचता है? ये पॉजिटिव सोचता है ना। उद्देश्य क्या है इसका? कुछ उद्देश्य होगा, ऐसे ही थोड़ी नीति दे दी जाती है आपको, नहीं। इसका उद्देश्य है कि सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना, मतलब मेन उद्देश्य इसका है कि बढ़िया एक लोकतंत्र की स्थापना हो, एक संस्कारिक लोकतंत्र की स्थापना हो, नहीं।
कोई किसी से भेदभाव नहीं करे। आप मौलिक अधिकार में भी पढ़ लिए हैं, ठीक ना। 14, 15, 16, 17 नहीं, 17 है अस्पृश्यता का हक, नहीं तो भेदभाव से ये टोटल अनुच्छेद हैं, ठीक ना। चलिए अब देखिए बाबू, उद्देश्य भी समझ गए आप लोग, ठीक ना। ये भी समझ गए कि बाबू मतलब किस भाग का विषय, तो भाग 4 का विषय। अनुच्छेद भी समझ ले कि 36 से 51 अनुच्छेद के अंतर्गत बाबू इसकी मतलब व्याख्या की गई है ना, कि क्या क्या है। देखिए अब देखिए अनुच्छेद 36 के अनुसार, अनुच्छेद 36 राज्यों की परिभाषा, इसमें क्या दिया गया है, राज्य की परिभाषा, राज्य क्या होता है, राज्य के जितने नियम कानून है बात ना, तो ये सब परिभाषित किसमें किया गया है, अनुच्छेद 36 में किया गया है ना। मतलब कहां से शुरू होता है, 36 से 51 है तो पहला ये शुरू होता है किससे बाबू, राज्यों की परिभाषा से, समझे ना बात। अब देखिए 37 ये परिवर्तनीय नहीं है, मतलब ये अपरिवर्तनीय है। 37 बोलता है कि इस पर को इसको आप कोई परिवर्तन नहीं इसमें कर सकते, ये अपरिवर्तनीय है, ये अपरिवर्तनीय है, क्योंकि इसका मूल्यांकन कौन करती है, तो जनता करती है। तो पूछे क्या कि ये नीति निर्देशक तत्व जो है ये परिवर्तनीय है कि अपरिवर्तनीय है, न्यायालय में वाद योग है कि वाद योग नहीं है, तो वाद योग नहीं है, ये वाद योग नहीं है, समझ ना बात। चलिए अब देखिए, चूंकि देखिए 36 37 को आप एक में याद कर लीजिएगा। देखिए कहीं कहीं घेरे हैं, हम घेरे हैं ना, तो इसलिए घेरे कि वो टोटल अनुच्छेद बाबू क्या है, एक ही पर रिलेटेड है ना बात। तो चलिए अब हम लेते हैं 38, 39, 39 को घेरा गया है ना। देखिए अनुच्छेद 38 क्या कहता है कि सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, नहीं भाई उद्देश्य तो आप पढ़ रहे हैं ना, पहले ही उद्देश्य पढ़ने के बाद इसका उद्देश्य क्या है, तो सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना। तो बाबू सामाजिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर न्याय बराबर होगी, ये बताता है अनुच्छेद 38 से। नहीं तो न्याय कैसे बराबर होगी बता ना, जैसे मान लो कि हिस्सा बकरी लगता है, एक आदमी को कम मिल गया एक आदमी को ज्यादा, तो क्या न्याय हुआ, नहीं ना हुआ, है ना बात। तो देखिए इसी तहत 39 कहता है, कौन कहता है, अनुच्छेद 39 कि संसाधनों को समान रूप से वितरण, जो बहु प्राकृतिक संसाधन है, चाहे जो भी संसाधन है हमारे देश के, इसका वितरण क्या होना चाहिए, हमारे पब्लिक में समान रूप से होना चाहिए। ये नहीं कि वो बड़ा आदमी है तो उनको ज्यादा मिल गया, वो छोटा आदमी है तो उनको, और यहाँ बड़ा छोट कैसे होता है, न कि जात से, न जात से नहीं होता है, पैसा रुपया से होता है कि नहीं, है ना बात। इमत समझने सब क्या कि जात से ऊंच नीच नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये नेताजी लोग काम है बस, ठीक ना। हाँ लेकिन हमारा संविधान क्या काम करता है कि संसाधनों को समान रूप से, ये नहीं कि बरियारा जो है, तो बरियारा कौन है, पैसा वाला है, तो उसको ज्यादा मिल जाए और आपको। और फिर बोलता है 39 एक इंपॉर्टेंट है कि समान काम समान वेतन। नहीं आजकल लोग बहुत लोग लड़ रहे हैं इसी अनुच्छेद के तहत लड़ रहे हैं भाई, कि हम भाई समान काम कर रहे हैं तो एक आदमी को 50,000 मिल रहा है और वही काम हम कर रहे हैं तो हमको 10,000 मिल रहा है, ऐसा क्यों। नहीं तो अनुच्छेद 39 के तहत क्या होता है, इस पर बाबू लोग लड़ते हैं कि नहीं भाई समान काम समान वेतन, एक ही काम के लिए हम कर रहे हैं तो तुमको 50 में, मतलब हमको 50 मिल रहा है, तुम कर रहे हो तो 10 मिल रहा है, ऐसा नहीं होनी चाहिए। संविधान लिखता है लेकिन होता तो यही है ना बात। समान कार्य समान वेतन, तो पूछेगा कि समान कार्य समान वेतन किस अनुच्छेद का बाबू विषय है, तो अनुच्छेद 19 का पद ना। और किस सिद्धांत का विषय है बाबू, 39 का नहीं, और किस सिद्धांत का विषय है बाबू, तो मतलब नीति निर्देशक सिद्धांत का है ना, समझे ना बात। देखिए अब देखिए, और भाग से पूछेगा तो भाग 4 का है, भाग से पूछेगा तो भाग 4 का है, समझे ना बात। कोई दिक्कत किसी को, चलिए अब देखिए यहाँ 39 का दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है 39 का, मतलब ये जोड़ा गया है, ये क्या है आओ, पहले ये नहीं था लेकिन आवश्यकता पड़ी तो इस नियम को यहाँ जोड़ दी गई। क्या, समान न्याय अवसर के आधार पर, नहीं अवसर के भी आधार पर न्याय कैसा होना चाहिए, समान ही होनी चाहिए। इसको जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के तहत। और बाबू 42वें संविधान संशोधन कौन है, 1976, 1944वें कौन होगा, 78 ना। चलिए मतलब 1978 साल है ना। देखिए तो ये तीनों को हम लोग बाबू क्या होंगे, एक में याद कर लेंगे कि 38 कहता है कि सामाजिक आर्थिक राजनीतिक मतलब आधार पर समान मतलब न्याय की व्यवस्था होनी चाहिए। 39 कहता है कि कोई भी हमारे देश का संसाधन है तो सब लोग का उस पर बराबर का हक है। ये नहीं है कि जो अमीर आदमी है उनको ज्यादा
मिले, गरीब आदमी को कम, ऐसा नहीं है। और फिर समान कार्य समान वेतन, और बाबू समान न्याय के अवसर के आधार पर, समान न्याय भी क्या होगा, अवसर के आधार पर न्याय भी समान होगा ना। कोई दिक्कत? अब देखिए अनुच्छेद 40 है, तो आप लोग पढ़े क्या, तो अनुच्छेद 40 को 11वीं अनुसूची के तहत 73वें संविधान संशोधन नहीं 1992 में क्या हुआ था, पारित हुआ था 92 में, और 93 में लागू हुआ था, 93 में लागू हुआ था। तो यार यह पंचायती राज की स्थापना की गई है अनुच्छेद 40 के तहत नहीं, और ये 73वें संविधान संशोधन था, 73वें। और अनुसूची कौन थी, 11वीं अनुसूची थी, पारित किया गया था कब, 92 में, और लागू कर दिया गया 93 में। इतना चीज आपको इससे याद रखना है। इसमें 29 कार्य क्षेत्र थे, कितने कार्य क्षेत्र है, 29 कार्य क्षेत्र है, नहीं समझ ना बात। उसके बाद नगर निगम का भी हुआ है ना। देखिए अब आइए अनुच्छेद 41 नहीं, अनुच्छेद 41, 42, 43 एकदम खूब बढ़िया से याद कर लीजिए लोग ना। देखिए कहने का मतलब क्या है, तो अनुच्छेद 41 कहता है क्या, कि कुछ दशाओं में काम पाने का अधिकार है। जैसे आप असहाय हो गए, विकलांग हो गए, जैसे आप वृद्ध हो गए, कोई पूछ नहीं रहा है, नहीं समझना, गरीबी आ गई, कोई पूछ नहीं रहा है बात ना, उस अवस्था में सरकार आपके लिए व्यवस्था करेगी, ठीक ना। तो अब देखिए तो 41 में ये बना दिया गया, अब विकलांग आदमी है और आपसे कहा जाए कि बोरा उठाइए, तो उठाइएगा नहीं ना, उठाइएगा। बूढ़ा आदमी है और आपसे कह दिया जाए ना कि भारी भारी काम कीजिए, चलिए खेत को कोड़िए, तो होगा नहीं ना, होगा। तो ये इनके हित को देखते हुए क्या बनाया गया, 42वां अनुच्छेद बनाया गया। 41 में तो बोल दिया गया कुछ दशाओं में काम पाने का अधिकार, बात है ना। अब बोले कि भाई ये कानूनी अधिकार है मेरा कि मैं काम पा सकता हूँ, सरकार के पास गया, सरकार बोला कि बूढ़ा है, चल नहीं हो रहा है, कहा ना कहा 50-50 किलो का बोरा उठाइए, नहीं। तो संविधान में वैसी व्यवस्था की गई कि नहीं भाई आपको कोई वैसी काम नहीं दे दी जाएगी, आपके बात ना मतलब क्षमता के अनुसार, दशा के अनुसार ही काम दी जाएगी। तो ये बोलता है 42, कौन बोलता है, 42, दशा के अनुकूल, काम की दशा अनुकूल होनी चाहिए और न्याय संगत होनी चाहिए। बूढ़े कपार पे 1 किलो का बोझा नहीं उठा सकते, है ना बात, आप विकलांग आदमी को दौड़ा नहीं सकते, है ना बात। तो 42 में कि वो जो हमारे नियम बना रहे थे, संविधान बना रहे थे, वो ये बात जानते थे कि अगर हम पूरी व्यवस्था नहीं करेंगे तो सब व्यवस्था की तो वो गवर्नमेंट सुनती नहीं है, नहीं, और नहीं करेंगे तो वो क्या करेगी, शासक निरंकुश हो जाएंगे, शासक निरंकुश हो जाएंगे, अपने मनमाना काम करेंगे वो, ठीक ना। चलिए अनुच्छेद 43 में तो जब आप वो काम करेंगे, बात है ना, तब ये नहीं कि बाबू बोरा उठवा दिए या पैसा दिए 2 रुपया, नहीं भाई, मेहनताना निर्वाह जो मजदूरी होनी चाहिए, जिससे बाबू उनकी मतलब निर्वाह हो सके, गुजारा हो सके, पता ना, या उन लोगों के लिए कुटीर उद्योग की व्यवस्था की जा सके। कुटीर उद्योग देखते हैं अभी जीविका करते चल रहा है, तो सरकार का ही उपक्रम है जीविका, नहीं कि जैसे क्या है, गरीब लोग हैं तो उनके लिए क्या कर रहा है, वो व्यवस्था कर रहा है, दुकान का व्यवस्था, मतलब आप जो भी मतलब जिस लायक हैं, जो चाहते हैं उसका व्यवस्था वो पैसा से मदद कर रहा है। तो कौन कर रहा है, जीविका कर रहा है कि गवर्नमेंट कर रही है, वो गवर्नमेंट ने जीविका के थ्रू ये काम, बात ना समझ ना बात। तो ये है कुटीर उद्योग, छोटे छोटे जो आप उद्योग करते हो ना गाँवों में, तो वो है तो ठीक है, बुढ़ापा है तो कुटीर उद्योग तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं, नहीं है ना। अब ये नहीं कि कुटीर उद्योग के लिए गवर्नमेंट पैसा दे रही है और खा का बैठ जाइए, तो फिर बाबू आपको कोई बाबू मदद नहीं कर सकता, ईश्वर भी मदद नहीं कर सकते, कर सकते हैं, आपको पैसा दे रही है काम करने के लिए और आप काम ना कीजिए और उस पैसा को समझ लीजिए कि बाप का पैसा है, चलो मिल गया एक बार, तो भाई कितनी बार सरकार मदद करेगी। जब लिखा है आपके नसीब में भूखे मरना, तो सरकार क्या बाबू आपको बाबू मतलब रोटी दे देगी, वो व्यवस्था ना करेगी। देखिए अब देखिए तो इसको याद करना है कि 41, 42, 43, 41, 42, 43, 41 में क्या है कि भाई काम पाने का अधिकार, 42 में क्या है कि भाई काम कैसा होने चाहिए, दशा के अनुकूल होनी चाहिए, अवस्था के अनुकूल होनी चाहिए, और 43 में क्या है कि मजदूरी, उससे आय जो आनी चाहिए, मजदूरी होनी चाहिए, वो निर्वाह होनी चाहिए, मतलब आपके जीवन यापन हो सके, जीवन यापन हो सके, मतलब रसगुल्ला पेड़ा ना भी खाइए तो कम से कम रोटी भात मिल सके आपको, है कि नहीं बात, यही चीज है ना। चलिए अब देखिए अनुच्छेद 44, अब हम आते हैं अनुच्छेद 44 में। ये देखिए घेरा हुआ था ना, ये देखिए घेरा हुआ नहीं, इसको अलग याद कर लिया, नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता, नहीं
ये बार बार जब भी पढ़िएगा संविधान तो आता है वो कि समान सिविल संहिता। देखिए तो कहीं और मिलेगा आपको, हम लोग पढ़े समान न्याय अवसर, समान न्याय अवसर, समान सिविल संहिता, सब लोग के लिए बराबर बाबू नियम लागू होंगे, जो कानून लागू होंगे सब पर बराबर। तो ये क्या है, अनुच्छेद 44 है, ठीक ना। अनुच्छेद 45 देखिए, आप लोग मौलिक अधिकार में पढ़े थे 21 से क जोड़ा गया था कि 6 वर्ष से लेके 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। आप पढ़े होंगे क्या कि मतलब उसमें व्यवस्था ये की गई थी मौलिक अधिकार में 21 के क का अनुच्छेद जो जोड़ा गया है उसमें क जो जोड़ा गया है उसमें की गई 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे होंगे तो उनको क्या होगा, शिक्षा निःशुल्क दी जाएगी, है ना बात। चलिए तो अब बताइए 6 से 14 वर्ष के बच्चे को शिक्षा निःशुल्क दी जाएगी, तो बच्चे बाबू जो एक से जो और छोटे बच्चे होंगे ये पढ़ेंगे तब ही ना 6 वर्ष का होंगे, तो उनके बाद मतलब 1 से लेके 6 वर्ष तक का नहीं, मतलब बच्चा से लेके 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए, जहां मतलब जो हमारे है कि भाई 5 वर्ष से बच्चे क्या करेंगे, वो पढ़ना शुरू करेंगे होंगे ना, ये होता है ना प्राथमिक शिक्षा ना। तो देखो तो बाबू 6 वर्ष से कम, 6 वर्ष से कम या 6 वर्ष या 6 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था है। तो ये किसका विषय है, 6 वर्ष वाला बाबू नीति निर्देशक सिद्धांत का है, और 6 से 14 किसका विषय है, तो मौलिक अधिकार का विषय है, समझ ना बात। देखिए तो इसमें बाबू 86वें संविधान संशोधन के तहत 2002 में यहाँ बातना 45वां जो अनुच्छेद है बाबू इसमें व्यवस्था की गई कि 6 वर्ष से कम जो बच्चे होंगे इनकी शिक्षा दीक्षा निःशुल्क होगी, नहीं मतलब शिक्षा का अधिकार इनको है, समझे ना बात। चलिए अब देखिए 46वें नहीं 46वें संविधान संशोधन जो अनुच्छेद था इसमें एससी और एसटी की शिक्षा की व्यवस्था की गई है। मौलिक अधिकार में क्या है, अल्पसंख्यकों का कौन कौन है, 29 और 30 है ना, 29 और 30 है। 29 और 30 में क्या किया गया, अल्पसंख्यकों का मतलब मौलिक अधिकार में नहीं, 29-30 जो है उसमें क्या किया गया है, मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों के लिए। लेकिन बाबू देखो तो ये कौन है, 46 है, 46 में किसका वर्णन है, एससी और एसटी के शिक्षा संबंधित वर्णन है, समझना बात, ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक ना। अल्पसंख्यक कौन है, 29-30 है नहीं, और ये क्या है बाबू 46 है एससी एसटी के लिए, ठीक ना, मतलब शिक्षा की व्यवस्था की जाए। हाँ चलिए अब देखो बाबू क्या है कि अनुच्छेद 47 सबसे खतरनाक, सबसे खतरनाक मद्य निषेध, मद्य निषेध नहीं, दारू बंद, दारू पीना जुर्म है, कैसे जुर्म है, 47 के तहत नहीं। मादक द्रव्यों का निषेध, तो मादक द्रव्य कौन है, राष्ट्रपति कब बनता है लोग, जब पब्लिक, जब राष्ट्रपति कब बन जाता है, जब वो बाबू ये मादक द्रव्य को बाबू जैसे ही क्या होता है कि 2 घुट बाबू अंदर गया नहीं, अब बाबू क्या हो गया, बन गया तुम राष्ट्रपति, भले कुत्ता मुंह चाट के भागे, भले कुत्ता मुंह चाट के भागे अलग बात है, बतना तो किसके तहत बनते हो, 47 के तहत रोक लगा दी गई नहीं, बेवड़ों पर रोक लगा दी गई 47 के तहत मादक द्रव्यों का निषेध नहीं। जब मादक द्रव्यों का निषेध हो जाए, कैसे याद करना, बता दारू पीना जब बंद कर दीजिएगा आप तो आप आदमी अच्छा हो जाइएगा, तो काम कीजिएगा भाई, तो दारू पीना छोड़ दिए तो कृषि और पशुपालन शुरू कर दिए, तो ये तो बढ़िया काम है नहीं है, याद करने के लिए। तो ये 48 में, 47 में दारू छोड़ दिए हैं आप, और 48 में कृषि और पशुपालन शुरू कर दिए हैं। तो भाई अब ये देखा गया है कहीं भाई आप ये काम मत करने रहिए, पशु पालिए और पाल कर बाबू से क्या कर दीजिए, वध करना शुरू मत कर दीजिए पैसा का लालच में। तो बाबू 48 में कृषि और पशुपालन किए नहीं, और इसमें एक और नियम बनाई गई, 48 में एक और नियम बनाई गई, क्या नियम बनाई गई कि भाई कृषि पशुपालन कीजिए, और रहे हैं आप क्या बाबू बेवड़े, आप क्या छोड़ कर आए हैं, मध्य छोड़ कर आए हैं नहीं, दिमाग कब बाबू घुटुक जाएगा, कौन एथी है बात ना, दिमाग खिसक गया और वध करना शुरू कर दिए, तो इसलिए नियम बना कि दुधारू और पशु है उसका वध करते हो तो ये कानूनन जुर्म है, ठीक ना, आप उसका वध नहीं कर सकते, है ना बात, मतलब जीव को कंट्रोल करना पड़ेगा यहाँ, जीव को कंट्रोल, तो जीव कंट्रोल कहाँ करा दिया गया 48 में,
47 में भी जीवे कंट्रोल कराया गया है, स्वाद तो जीवे को लेना है ना, तो यहाँ भी वही कंट्रोल कराया गया, भाई मादक द्रव्य मत पीजिए आप ना। और 48 में बोला गया कि आप ये छोड़ दिए तो कृषि की तरफ बढ़े, कृषि की पशुपालन किए आप, पता पशुपालन करने के बाद क्या हुआ, पता ये भी नियम बना दिया कहीं बाबू आप हत्यारा मत बन जाइए, मतलब दुधारू पशु को वध मत करने लगिए, तो इसके लिए ये नियम बना दिया गया 48 में, इस पर रोक लगा दिया गया, समझ ना बात। 47 में मद पर निषेध, और बाबू क्या है 48 में पशु वध पर निषेध, मतलब दुधारू पशुओं पर ना। देखिए पूछता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अब 48 से कल लाया गया भाई कि इतना होगा तो चलिए कुछ और काम कर लीजिए, पर्यावरण को लगाइए चाहे मत लगाइए, संरक्षण तो दीजिए। सरकार देखते हैं ना आपके गांव में, देखिएगा रोड पर इतनी बाबू क्या कर रही है, पेड़ पौधे लगवा रही है ना, उसका संरक्षण किसके लिए लगवा रही है, वहां का ऑक्सीजन तो आप ही लीजिएगा ना, तो किसके लिए लगवा रही है, वो तुम्हारे लिए लगवा रही है, तो तुमको बाबू ये दायित्व तो बनता है, ये नीति बनाई गई कि आप इसका संरक्षण कीजिए, समझ ना बात। तो बाबू अनुच्छेद 48 से क के तहत देखो, ध्यान रखना, सब रोड पर चलना, सब जब भी देखना सब पेड़ लगा है तो बोलना सब 48 से क के तहत लगल है, किसके तहत लगल है, 48 से क के तहत हमको संरक्षण करना है, ये हम ही लोग के लिए लगल है, यहाँ का राजा कौन है, हम ही लोग हैं, हाई पी के नहीं, दिमाग सही से ना, समझ ना बात। चलिए तो 48 क जो है बाबू ये किसके लिए है, पर्यावरण संरक्षण के लिए ना। अब देखिए अनुच्छेद 49 ये भी संरक्षण है, देखिए अनुच्छेद 48 क भी संरक्षण है और अनुच्छेद 49 भी एक संरक्षण है। नहीं, जैसे आप राष्ट्रीय स्मारकों का, कोई राष्ट्रीय स्मारक बन गया भाई साहब बताना, कोई बाबू स्कूल बन गया, बिल्डिंग बन गया आपका, मतलब वस्तुओं का संरक्षण नहीं, सरकारी संपत्ति अपनी संपत्ति होती है, लूट के ले जाइए मत, इसके लिए नहीं है। सरकारी संपत्ति जो है बथना बाबू वो आपकी अपनी संपत्ति है, तो लूटने के लिए नहीं है, तोड़ने के लिए वो नहीं है, समझ ना बात, उसको संरक्षण करने के लिए है, किसके लिए है, तो सरकारी संपत्ति के संरक्षण वो किस तरह है, तो अनुच्छेद 49 के तहत इसका व्यवस्था की गई है कि भाई आपके गांव में स्कूल बना दी गई, बताना वो आपके लिए बनाई गई है, आपकी अपनी संपत्ति है वो, मतलब उसका केवाड़ी चौकट मत कबारिए, नहीं उसको संरक्षण दीजिए कि आप गांव के लोग जो हैं, मतलब जैसे भी बिल्डिंग है, जिस व्यवस्था की बिल्डिंग है उस व्यवस्था का लाभ लोग ले सके, समझ ना बात। तो ये है अनुच्छेद 49, कोई दिक्कत किसी को। अब देखिए 50, अनुच्छेद 50 नहीं, कार्यपालिका और न्यायपालिका का प्रतिकरण, ये चुराएंगे तो कनैठी कौन देगा, न्यायपालिका, ये दोनों मिल जाएगा तो ये तो बरियारे हो जाएगा लोग, इसीलिए 50 में बोला गया कि भाई न्यायपालिका अलग है और कार्यपालिका अलग है, ये दोनों मिल जाएंगे तो बाबू फिर पता ना, जब ये गलती करेंगे तो आप कहाँ पहुंचते हो, न्यायालय के दरवाजे को खटखटाते हो कि भाई देखा ना ये तो ऐसे कर दिया, मार दिया घोटाला, आया था गांव में रोड बनवाने के लिए, मार दिया सब क्या घोटाला। अब न्याय बाबू न्यायालय क्या करेगा, उनको कनैठी देना शुरू करेगा, इसीलिए 50 में ये बाबू क्या है व्यवस्था की गई कि कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों अलग अलग रहेगा, प्रतिकरण, प्रतिकरण में क्या होता है अलग अलग ना, पृथक पृथक ना। अनुच्छेद 51 में बोल दिया गया कि भाई देखिए अपना राष्ट्रीय ही नहीं, आप अंतरराष्ट्रीय भी शांति बनाइए, सुरक्षा बनाइए, पता ना, अपना घर में ही नहीं, अब अपने घर में शांति बनाने के लिए दूसरे घर में बम पटक दीजिएगा, नहीं ना, अपने घर का कचरा छत पर उठा कर दूसरे घर में डालिएगा, भाई शांति बना रखें, ऐसी गलती न करें, ये 51 कहता है, कौन कहता है, 51 कहता है। लेकिन कोई पिनका आदमी है तो उन पर फेंकने में कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक ना, कुछ विवेकाधिकार भी होना चाहिए, कुछ पिनकने वाले व्यक्ति होते हैं खत्म पिनकते हैं तो उन पर बहुत दिक्कत, तो फगुआ हुआ मैं नहीं, उन पर फेंकना कोई मतलब जुर्म नहीं है, किसी कानून में नहीं आता, आप फेंक सकते हो, क्योंकि भगवान उनको अब यहाँ बनाए हैं लोग मनोरंजन करने के लिए ही, बात ना वो पिनिक रहे हैं तो उनको फेंक दो, पता ना रंग मत फेरो, रंग से नहीं पिनकेंगे वो, रंग फेरो तो नहीं पिनकेंगे, जैसे फगुआ हुआ है माटी उठी है पाके उठी खूब बढ़िया, उसे नहलवा दो उनको, दिन भर जो है ना बाबू, हाँ भर दिन गाड़ी देते चलेंगे ना, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है ना, ये फगुआ का नियम है, फगुआ आदेश देता है ये ना। देखिए हाँ, अब देखिए बाबू, तो हम लोग क्या पढ़े थे 36 से 51 हम लोग टोटल देख लिए कि किसमें क्या व्यवस्था है, नहीं। अब देखिए एक बात आया कि तू बढ़िया कि हम बढ़िया, नहीं
तुम बढ़िया कि हम बढ़िया, मौलिक अधिकार बढ़िया कि नीति निर्देशक सिद्धांत बढ़िया, ठीक ना। अब जिसको जो बढ़िया लगा उसको बढ़िया कहा, तो उसी में एक मध्यस्थ वाले आदमी आते हैं, तो काम करता है न्यायालय। वो कौन काम करता है? न्यायालय। वो बोला कि न तू बढ़िया और न तू बढ़िया, दोनों बराबर बढ़िया, दोनों बराबर बढ़िया ना। केशवानंद भारती विवाद ये बोला क्या कि नहीं, मौलिक अधिकार सर्वश्रेष्ठ है। केशवानंद भारती विवाद किसको सर्वश्रेष्ठ माना? पूछेगा कि केशवानंद भारती जो विवाद था किसको सर्वश्रेष्ठ माना था? तो मौलिक अधिकार को श्रेष्ठ माना था। मतलब 12 से 35, 12 से 35 भाग 3 को यह सर्वश्रेष्ठ मान दिया ना। अब देखो 42वें संविधान संशोधन में नीति निर्देशक को सर्वश्रेष्ठ माना नहीं, केशवानंद किसको माने? तो 42वां किसको माना? तत्व को माना। सरकारी निर्णय, ये कौन था निर्णय था? सरकार के निर्णय था कि नहीं भाई, पता ना मौलिक अधिकार क्या है? सर्वश्रेष्ठ नहीं है। नीति निर्देशक क्या है? सर्वश्रेष्ठ है। अब आता है क्या? मध्यस्थ की भावना। ये दोनों लड़ रहे हैं तो भाई एक मध्यस्थता चाहिए ना। तो मिनर्वा मिल्स वाद, नहीं क्या है? मिनर्वा मिल्स वाद 1980 एक बात आती है, मिनर्वा मिल्स बात ना, मिल्स वाद 1980। ये दोनों बोला कि भाई काहे के लड़ल बड़ा सा, दोनों ठीक बड़ा सा नहीं, दोनों बैल बड़ा सा ठीक बड़ा सा, कोनो बात नहीं क्या, आ तेजो बड़ा सा तो ठीक बड़ा सा ना, सब ठीक बड़ा सा। मतलब ये बोला कि न मौलिक अधिकार श्रेष्ठ है और न नीति निर्देशक तत्व श्रेष्ठ है, दोनों अपने जगह पर सही है, दोनों अपने जगह पर। न्यायालय ये बहुत निर्णय देता है कि दोनों अपने अपने स्थान पर सही हैं। तो पूछेगा कि किसने मौलिक अधिकार को श्रेष्ठ माना? तो केशवानंद ने। किसने नीति निर्देशक को श्रेष्ठ माना? तो 42वें संशोधन ने। ये निर्णय किसका था? तो सरकार का था। और किसने दोनों को समान माना? तो मिनर्वा मिल्स वाद 1980, दोनों को समान। समझ ना बात? चलिए अनुच्छेद 350 का थोड़ा सा ध्यान रखिए ना। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा दी जाएगी। ये कौन सा अनुच्छेद है? 350 का प्राथमिक स्तर पर आपकी जो मातृभाषा होगी उस भाषा में शिक्षा दी जाएगी, ठीक ना। समझ ना बात आप लोग? तो इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। कुछ